हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो जो है ना वो मैं भी आफ्टरनून के बाद में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से बहुत लिथार्जिक फील कर रही थी। ऐसे ही, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं बीमार थी या ऐसा कुछ है, मैं बस ऐसे ही लिथार्जिक फील कर रही थी। राघु को मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद में जो डेली रूटीन होता है ना वो सब होने के बाद में मैं और राघु दोनों सो गए थे, है ना। तो कल से मैं ना वही न्यूज़ पढ़ रही थी कि सर ने मतलब अपने एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और ये सब तो काफ़ी खुशी है। पहले जो जहाँ प्रोटेस्ट को हम देख रहे थे कि वो देखो ना, वो बारिश में भीग रहे हैं बच्चे, धूप में, जो कि सही बात है ना, वहाँ पे उन्होंने बहुत तकलीफें झेली होगी। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मतलब फेक है या मौज मस्ती के लिए गए हैं या रील्स और मीम्स बनाने के लिए गए हैं। वहाँ पे एक्चुअल लोग भी होंगे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, नीट के एस्पिरेंट होंगे, जेएनजी वाले ही थे वहाँ पे बेसिकली। वो हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता भी चला कि सब लोग थे वहाँ पे। और फाइनली सरकार ने अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए धर्मेंद्र सर का रेजिग्नेशन करवा दिया, जो कि अच्छी बात है। इससे ये तो पता चलता है कि हाँ, मतलब अगर भीड़ में दम है तो आप सरकार को या गलत चीज़ के खिलाफ है आवाज़ उठाते हो तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है या वो वर्थ इट होता है। ठीक है, तो अभी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर भी बना दिया है। तो मेन मुद्दा मेरे हिसाब से ये है कि अब आगे के जो एग्ज़ाम होते हैं वो फेयरली कंडक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, उनके अंदर ये जो पेपर लीक होने वाली जो है कंडीशन ये होती है नहीं होती। क्योंकि सिर्फ अभी नीट का एग्ज़ाम ही जो नीट का पेपर है सिर्फ वही लीक नहीं हुआ है, ये हर स्टेट की प्रॉब्लम है। हर छोटे से छोटे मतलब एक माइनर से माइनर एग्जाम होता है ना, जैसे कि पुलिस एग्जाम हो गया, टीचर एग्जाम हो गया, ये हर स्टेट के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। अब यूपी की बात कर लीजिए, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर राजस्थान का तो आप कहो ही मत, क्योंकि वो तो सबको पता है कि रीट और एसआई में क्या हुआ था हाईकोर्ट में। उसके बाद भी सारे एग्जाम्स में क्या हुआ था ये आप सबको पता है। तो किसी गवर्नमेंट को स्पेशली इस चीज़ के लिए ब्लेम करने से ज़्यादा बेटर है कि सिस्टम को सुधारा जाए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, करप्शन इतना क्यों बढ़ गया है कि मतलब लोग पेपर खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, पेपर इतना पैसा मिल रहा है सिस्टम में लोगों को कि वो पेपर को मतलब लीक कर देते हैं। तो ये तो सिस्टम पूरा चेंज होगा तभी सिस्टम होने वाला है। तो जितने भी वहाँ पे प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ अपने घर को जाइए और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि आपका जितना रोल था वो आपने बहुत अच्छे से प्ले किया। आपकी जेएनजी की इमेज है वो बहुत अच्छी बन चुकी है, मतलब कि आप अपने राइट्स के लिए अवेयर हो, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि आपको कहाँ पे खड़े होना, कहाँ पे मतलब आपको इकट्ठा होकर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट करना है, वो तो आपको पता है, अच्छी बात है। और अभी मेरे हिसाब से अभी आगे जो प्रोटेस्ट, मुझे नहीं लगता कि क्या कभी कैंडल, आज 26 मार्च को, आज शाम को कैंडल मार्च का और बोला गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत है। क्योंकि ये तो फिर अब धीरे धीरे सीजेपी जो पार्टी है ना, क्या बोलूँ मैं, अब धीरे धीरे पता है हर एक पार्टी होती है वो शुरू तो किसी न किसी एक सामाजिक मुद्दे के साथ ही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे वो राजनीति की तरफ बढ़ जाती है। राजनीति में जाना गलत नहीं है, लेकिन फिर आप राजनीति में चले जाते हो ना, उसके बाद में आप आपका जो मेन एजेंडा होता है ना वो भूल जाते हो। जैसे समाज की सेवा होती है ना, जैसे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन आम आदमी पार्टी है वो किसके वजह से, अन्ना हजारे जी की वजह से खड़ी हुई थी ना। उस टाइम भी इतना ब्रॉड लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था, हंगर स्ट्राइक हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं ना। तो स्टूडेंट्स हैं, अब आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, घर जाइए और अपने भविष्य को है ना, आगे के जो दूसरे खतरे हैं ना उनसे बचाइए। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोल रही थी कि क्या हुआ बच्चे, क्या पहन ली है? एक दूसरी वाली चप्पल कहाँ गई है आपकी? वो भी तो लेकर आओ, मम्मा पहना देगी आपको। जाओ दूसरी चप्पल लेके आओ। ये राघव बीच में ही आ गया क्योंकि उसको बाहर जाना था तो अपनी चप्पल लेके आया। राघव तो जैसे ही पता चलता है ना कि मामा ने कैमरा ऑन किया है तो राघव भाग के आ जाता है। अब दूसरी बात कि दूसरी वाली आप गरिमा दीदी से पहन लो, गरिमा दीदी है ना वो पहना देगी। गरिमा इसको चप्पल पहनाओ, तो राघव को पहना दो चप्पल। अब अपने आप चप्पल पहन के आओ तो गरिमा दीदी से, अपने आप क्यों पहन रहे हो? जाओ पहन के आओ। हाँ वो दीदी पहना देगी आपको। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी, तो देखो मैं यही कह रही थी कि मैं भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करती थी, पेपर लीक हो अलग बात है। पिछले 2 साल में मैं राघव की वजह से तैयारी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना प्रॉपर टाइम नहीं होता। और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आज बस अपना रीड होल जो मैंने बुक्स इकट्ठी कर रखी है ना रीड के लिए, जो मैंने रीड के टाइम से इकट्ठी कर रखी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो टीचिंग एग्ज़ाम है,
उसके जितने भी एस्पिरेंट है या जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर आपने बीएड या बीएसटीसी किया है तो क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके बाद में आप पहले पता है रीट का एक ही एग्जाम होता था, उसके थ्रू भी आप टीचर बन जाते थे। लेकिन अभी पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग होता है और उसके बाद में जो मेन एग्जाम होता है वो अलग होता है। तो मैंने तो दोनों दिए। खैर पहले वाला वो रीट भी दिया था मैंने, जो 21 में कैंसिल हो गया था। उसके बाद में दोबारा से मैंने रीट दिया था, उसको क्लियर किया है। उसके अंदर मैंने 125 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 150। तो फिलहाल मैंने थर्ड ग्रेड एग्जाम नहीं दिया क्योंकि उसके लिए मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी। तो फिर अभी बाद में देंगे, फिर राबी स्कूल जाने वाला हो जाएगा जब मुझे सफिशिएंट टाइम मिलेगा। लेकिन जो भी एस्पिरेंट इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी जो रीट देना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता देती हूँ कि कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, किस टाइप के मैंने नोट्स बनाए। तो वो सब चीज़ें मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट जैसे कि साइकोलॉजी है, पेडागोजी वगैरह है, वो आपने अगर बीएड के दौरान नहीं पढ़ी है तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग करनी है, लेकिन आपको अच्छी बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ना होगा क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो बदलता पेपर पैटर्न है ना, उसके अंदर आपको रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं मारना है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अंदर आपको डीपली स्टडी करोगे तो ही आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, तो ही आप उन चीज़ों को मतलब अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया। मेरी जो जर्नी है टीचिंग, मेरे 2018 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। तो बीच में कोरोना भी आ गया था। तो एक एग्ज़ाम मैंने 2019 में दिया था, रीट का एग्ज़ाम। इसके अंदर मेरे 109 थे और कट ऑफ आई थिंक 113 के आसपास कट ऑफ थी, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद में कोरोना आ गया था। फिर 21 में जो हुआ था उसके अंदर मैंने 136 स्कोर किए थे। वो एग्ज़ाम मेरा इतना अच्छा था, बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की थी। कह सकते हैं ना कि मतलब मैंने एक एक चीज़ मेरे दिमाग में, पूरे दिन मेरे दिमाग में वो ही घूमता था। तो उसके बाद में जब वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ ना, तो टू बी ऑनेस्ट मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ में अगर आप अपनी जान झोंक देते हो और आपको लगता भी है कि वो मतलब उसका रिजल्ट भी आपको फेल होना अलग बात होती है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी मेहनत जो है वो बढ़ती कहीं नहीं, मतलब ऐसे ही रैंडम चीज़ों की वजह से ख़राब हो गई। जैसे कि पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद में मुझे उस चीज़ से निकलने में बहुत टाइम लगा। बैक टू बैक फिर मेरा ऐसा ही है, वो भी लीक हो गए, पेपर लीक हो गया था। हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर रिटर्न क्लियर करके जैसे मैंने टाइपिंग स्टार्ट की, 15-20 दिन हुए। उसके बाद में वो पेपर भी बोला कि कैंसिल हो गया। तो एक केवी का इंटरव्यू में मैं रह गई थी। तो ऐसे बहुत सारे फेलियर्स है जिनको मैंने दिल में अपने दबा रखा है, जिनकी वजह से मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड रहती हूँ। बाकी मेरा रीट सीटेड क्लियर है, सेट भी क्लियर है मेरा। तो बस यही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बुक्स में कौन कौन सी पढ़ी थी मैंने। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती है मुझे लगता है वो होती है एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोलॉजी के लिए देखो मैं आपको अच्छे से बुक्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स है वो मैंने पढ़ी थी, है ना। ये देखिए, आपको मतलब अच्छे से दिखेगी नहीं, मुझे बैक कैमरा से दिखाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बुक है। तो सबसे पहले जो बुक है ना वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए मैंने जो पढ़ी थी वो है सिक्वाल पब्लिकेशन की है। बहुत अच्छी है। इसके अंदर है ना सारी चीज़ें इतनी डिटेल्स में दी गई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो भी आपको ना बहुत अच्छे से मतलब समझ में आएगा, सब बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ये वाली बुक पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको मतलब किसी और बुक की, मुझे लगता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी है, सिक्वाल पब्लिकेशन की बुक है, जो आप ऑनलाइन भी मतलब मिल जाएगी आपको, किसी भी शॉप पर मिल जाएगी, किसी भी मतलब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जो भी शॉप होती है ना या कहीं पर भी मिल जाएगी आपको। ऑनलाइन तो चाहिए तो मैं आपको लिंक भी दे दूँगी, आप मुझे डीएम कर देना। तो पेडागोजी के लिए ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद में मैंने साइकोलॉजी के लिए ही एक ऑप्शनल बुक देखो मैंने ये मंगवाई थी, ये धीर सिंह गवाई की अवनी पब्लिकेशन की है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर क्या है ना, इतना डिटेल में नहीं, डिटेलिंग है चीज़ों की, लेकिन जितना सिक्वाल में उतनी डिटेलिंग नहीं है। लेकिन इनकी क्वेश्चन जो इनका जो तरीका है ना क्वेश्चन और जो डालने का या जो शॉर्ट नोट डालने का बुक में, वो काफ़ी अच्छा है। और इनकी बुक में से ना काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं, है ना। तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की, मुझे लगता है कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फिर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाली भी, ये देखो, जब मैं डिमोटिवेट होती थी ना तो बहुत सारे ऐसे कोट्स भी लिख लेती थी। क्या लिखा है, इट्स नॉट नेसेसरी टू एग्री विद एवरीवन्स ओपिनियन बट इट्स कंपल्सरी टू रेस्पेक्ट एवरीवन्स आइडियोलॉजी। ये देखो, है ना, ये लिखती थी मैं, मेरी आदत है। हर बुक में मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ ऐसे। कोई बात नहीं, आपके दिमाग में आते थोड़ा लिख लिया करो। न मैं तलाश करूँ तुम में जो नहीं हो तुम, न तुम तलाश करो मुझ में जो नहीं हूँ मैं। ओहो, इतना दिमाग था मुझ में, इतनी ज्ञानी कब से थी मैं, पता नहीं, छोड़ो। देखो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो उस टाइम में
हर एक चीज़ को मैंने ना डिटेलिंग में पढ़ा है, हर चीज़ का मतलब मुझे जो मतलब उस टाइम में मुझे जो समझ में आता था ना जिस तरीके से, वो मैं देखो ऐसे लिख लेती थी, जो कि अच्छी बात है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा, तो उसके बाद में आपको दोबारा से है ना इतना वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि हाँ ये ऐसे पढ़ा था, इसकी किस टाइप के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गए दोनों एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ठीक है। मुझे लगता है कि इन दोनों बुक्स के अलावा आपको फिर कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है हिंदी की बुक। बेसिक ग्रामर तो आपने पढ़ी होगी ना, पढ़ी भी है। ये जो है ना, ये सिर्फ है ना प्रश्नमाला है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है वो ऐड किए गए हैं। ये है भारतीय आश्रम सुरक्षित, वहाँ से उनकी है, प्रवीण भाटिया करके है उनकी, और केसी प्रकाशन की है, ठीक है। हिंदी प्रश्नमाला करके है। ये बहुत अच्छी बुक है। इससे मतलब इसके सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, मतलब पढ़ लेते हो या आपको समझ आ जाता है, तो आउट ऑफ इससे बाहर मतलब आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से हिंदी ग्रामर जो है ना वो बहुत अच्छे से समझाई गई है इसके अंदर। ये देखो पीछे आंसर्स भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर अगर आपको डाउट्स लगता है तो आप कहीं से भी मतलब डाउट्स भी है जो लिखे हुए हैं इसके अंदर कि यहाँ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ये तो ये देख सकते हो आप, ये खेमचंद प्रकाशन की है। ये भी ऑनलाइन आपको कहीं पर भी मिल जाएगी ना, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन वाला बहुत अच्छी बुक है। सिर्फ इसके लिए ही नहीं, जहाँ जहाँ पर जैसे कि एसआई का एग्जाम भी दे रहे हो ना, तो आपने अगर पढ़ लिया है, आप ग्रामर कहीं से पढ़ लिया है, तो आप ये ले सकते हो, है ना। तो फिर देखो ये वाली बुक का कवर आगे उन्हें काट दिया। ये 3rd ग्रेड मेन एग्जाम के लिए है। इसके अंदर ना टीचिंग मेथड्स है, आईसीटी तो है ही है, इसके अलावा टीचिंग मेथड्स है। ये मैं आपको बुक बाद में दिखाऊंगी। टीचिंग मेथड्स के लिए देखो मैंने कौन सी बुक ले रखी है, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, है ना। तो ये देखो, ये प्रतियोगिता हेराल्ड की है। आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, है ना, क्योंकि जितने भी टीचिंग मेथड्स है ना वो सारे के सारे इसके अंदर बहुत अच्छे से मेंशन किए हुए, सारे क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, ठीक है। और ये दोनों लेवल के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है ना। ये देखो मैं कितना कुछ लिखती थी, मुझे अभी इतना हंसी आती है कभी कभी कि मैं क्या लिखती थी। इसके अंदर है ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है, और थोड़े से ना लास्ट में क्वेश्चंस भी मतलब ऐड किए गए, कंपैरिजन करके फ्लो चार्ट बना के सब चीज़ें दिखा के फिर आपको ये मतलब टीचिंग मेथड्स बताए गए हैं। लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए, जैसे डीएसएसबी में है या सीटेट में है, एचटेट में है, या जैसे कि और भी एग्जाम है, मतलब अलग अलग यूपी टेट में है। ये देख सकते हैं आप। तो ये भी बहुत अच्छी है। ये आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, साइंस की मिल जाएगी, मैथ्स की मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, इन सब की मिल जाएगी, है ना। तो मेरे पास ये देखो मैथ्स की है और ये वाली है साइंस की, है ना। ये भी प्रतियोगिता हेराल्ड की है। हिंदी इंग्लिश की थी वो शायद मैंने अपनी कजिन को दे दी, उसका एग्जाम था इसलिए उसको दे दी मैंने, है ना। ये छोड़िए। और टीचिंग मेथड्स का ऐसा है कि ऑलमोस्टली टीचिंग मेथड्स होते हैं ना वो हर सब्जेक्ट के सेम होते हैं, मतलब उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। आपको कौन सी सब्जेक्ट में किस तरीके से अप्लाई करना है, और जो टीचिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको उसको थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी होता है आजकल, जैसे कि फ्लैनल बोर्ड और ऐसे ऐसे कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर देखो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैंने बना रखे हैं थोड़े से नोट्स। फिर मैं आपको थोड़ा, ये देखो मैंने ली है, ये देखो, ये तो एक्चुअली मेन एग्जाम के लिए है। ये होशियार सिंह जी की है, काफ़ी दीनदयाल पब्लिकेशन की है। मैं इनको काफ़ी ऑथेंटिक मानती हूँ क्योंकि इनके क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे कहीं से करेक्ट करने पड़े, क्योंकि मिस्टेक मुझे बहुत कम मिलती है। इसके अंदर देख लो कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर है, ठीक है। ये तो एक्चुअली मेन एग्जाम के लिए, आपको इतनी डिटेलिंग डेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मेन एग्जाम के लिए, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर देख सकते हो आप, 11,000 है। सबकी इतनी अच्छे से मतलब व्याख्या की हुई है कि आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है किसी भी क्वेश्चन है उसका आंसर है तो आपको अलग बुक में देखने की जरूरत नहीं है। ये 3rd ग्रेड के लिए मंगवाई थी मैंने, और एक ये है, ये भी मैंने 3rd ग्रेड के लिए ही मंगवाई थी। इसके अंदर प्रैक्टिस पेपर है। ये तो खैर ये छोड़िए, ये तो बाद में काम आने वाली चीज़ है, आपको अभी नहीं काम आएगी। ये दीनदयाल पब्लिकेशन की है जो राघु ने देखो फाड़ दी है ना। इसके अंदर यही सब चीज़ें हैं। तो नया जो ऐड किया ना, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, वो शैक्षिक टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना वो है इसके अंदर, क्योंकि बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हो ना, इसके अंदर जितने भी देखो क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। ये भी होशियार सिंह की ही है, राइटर मतलब जो भी है ये होशियार सिंह ही है। ये देखो इसके अंदर ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड और ये सब है ना, शैक्षिक परिदृश्य, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी नवाचार है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रबंधन, एसएमसी और एसडीएमसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, आरटीई है। इसके अंदर आरटीई राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में 2011 वाला है, और ये सारी चीज़ें है ना इसके अंदर इंक्लूड की हुई है ना। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप अभी से मंगवा सकते हो। और
ये वाली जो है, ये तो मैंने सिर्फ साइंस के लिए ही है, मतलब स्पेशली बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए। ये पीजीटी बायोलॉजी की है, ये अरिहंत की बुक है। अगर साइंस वाले एस्पिरेंट है वो इसको मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पेपर के अलग अलग एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है। अरिहंत पब्लिकेशन की है पीजीटी बायोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप मंगवा सकते हो, है ना। जूलॉजी और मतलब बॉटनी के लिए अगर आप 12th लेवल तक की पढ़ रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी बुक है, मैं यही रेफर करूँगी। इसके अंदर देखो लिखा हुआ भी है, हाईली यूजफुल फॉर केवीएस एनवीएस अदर पीजीटी एग्जामिनेशंस। ये एक्चुअली पीजीटी लेवल की है, लेकिन आते हैं इस लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आप ये मंगवा सकते हो, ठीक है। फिर ये वाली बुक है जो है राजस्थानी सामान्य ज्ञान की, कुंवर कनक सिंह राव की, जो मैंने पढ़ी थी। मैं मतलब आपको अगर बेसिक पढ़ना है ना तो ये बुक बेस्ट है। बाकी मुझे लगता है कि आजकल इस टाइप की जो बुक है ना जिसमें ऊपर ऊपर से पढ़ने को मिलता है वो इतनी मतलब नहीं सही रहती है। 25th एडिशन है मेरे पास में, लेकिन इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया है। और आजकल इस टाइप की बुक में से मेरे हिसाब से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाके बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चंस पूछने लगे हैं ना। तो ये अगर आपको बिल्कुल भी नहीं हो, आपको राजस्थान का कुछ भी नहीं पता है, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, उसके लिए ये बुक बेस्ट है। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको मेरे नोट्स। ये वाली बुक मैंने आपको दिखाई दी थी, ये टीचिंग मेथड्स की है, राघु ने फाड़ दिया इसका ऊपर का कवर। ये भी दीनदयाल पब्लिकेशन की है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर टीचिंग मेथड की जो मैंने आपको छोटी छोटी बुकलेट बताई थी, अगर वो नहीं लेनी तो आप ये मंगवा सकते हो। ये आपकी रीट में भी काम आएगी और जो 3rd ग्रेड का मेंस का एग्जाम होता है उसमें भी काम आएगी, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको नोट्स साथ साथ बनाने चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये है मेरे साइकोलॉजी के नोट्स है। जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिखती हूँ ना तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है, तब तक मुझे वो चीज़ समझ में भी नहीं आती है। जो मैंने हाथ से लिखी है ना वो सारी चीज़ें, ये देखो सारी चीज़ें मैंने हाथ से लिखी हुई है ना। तो ये साइकोलॉजी के नोट्स है। उसके बाद में देखो ये मिल जाएंगे आपको केमिस्ट्री और साइंस के नोट्स है। ये देखो केमिस्ट्री के हैं, है ना। ये देखो नोट्स का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको याद रहता है, आपने हाथ से जो चीज़ें लिखी है ना वो आपको अच्छे से याद रहती है। ये हिंदी ग्रामर है, देखो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को मैंने लिखा है। ये काफ़ी टाइम हो गया ना, 5-6 साल हो गए, इसलिए देखो इंक कैसी हो गई है ना। ये हिंदी के नोट्स है। और ये देखो मैथ्स है। मैथ्स के तो ये एक्चुअली देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व की। तो मैं इसको संभाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे जब भी मतलब से डाउट्स होते हैं या ऐसा मैं कहीं से सॉल्व नहीं कर पाती हूँ तो इनमें से देख लेती हूँ कि इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मतलब इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो ये है, तो मैं यही कहती हूँ कि आप एक बार नोट्स तो बना लीजिए। अगर रीड के नोट्स बनाओगे तो आपको 3rd ग्रेड में कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाएंगे, है ना। तो नोट्स तो रेडी रखिए। ये देखो फिजिक्स भी है, ये देख सकते हो आप, है ना, फिजिक्स भी है इसके अंदर। तो यही है बेसिक तो यही है। इसके बाद में आपको जैसे कि करंट अफेयर्स, कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए है। तो बस यही आप ये दिखा दी मैंने आपको, सारी की सारी बुक्स हैं वो दिखा दी। ये वाली बुक्स पढ़ो और अपना रीड क्लियर करो। उसके बाद में 3rd ग्रेड मेंस के एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स है वो तो आपको डेली कहीं ना कहीं से पढ़ना ही पड़ेगा। आइदर आप किसी क्लासेस ज्वाइन कर लो मॉर्निंग में जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फिर मूमल या फिर क्रोनोलॉजी है, आप कहीं से भी पढ़ो, उससे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो लग जाइए उसमें तैयारी कर लीजिए, है ना। तो मैंने आपको अपनी सारी बुक्स दिखा दी है कि मेरा ये टाइम और ये रूटीन था, मतलब ये बुक्स थी मेरी। इसके अलावा मैंने बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ा है। और उसके अलावा स्ट्रेटेजी और टाइम की बात करूँ तो रीड के टाइम पे तो देखो ना मुझे बहुत टाइम मिल गया था क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था ना, उसकी वजह से। लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप 3 to 4 आवर्स अ डे अगर आप एक दिन में देते हो ना तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का दौर है, लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज है, लोग इतना टाइम दे रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपको अपना 100% देना ही होगा। अगर नहीं देते हो तो फिर आप अपने आप को धोखा दे दो, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो वो सिर्फ फॉर्म भर देना या फिर आगे से आगे पेपर देते रहना, ये तो फिर ऐसा हो गया कि फिर आप खुद को खुश रखना चाहते हो या लोगों को बताना चाहते हो कि हाँ मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी जी जान लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्जाम से वो क्रैक कर सकते हो। क्योंकि वैकेंसीज है वो तो इस लेवल पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि मतलब हर स्टूडेंट को मतलब जॉब मिल जाए। लेकिन जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम से रिगार्डिंग, रीट एग्जाम या टीचर के एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप मुझे DM कर सकते हो। मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी आपको ये बताने के लिए। अब आप लोग ये कहोगे कि तुम थोड़ी ना टीचर हो। नहीं भाई, मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं उस लेवल की फेलियर बन गई हूँ ना, मतलब बहुत ऐसे टक करके एकदम पास में जाके फेल हो जाना, एकदम पास में जाके फेल हो जाना, तो वैसी हो गई हूँ। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं। और अगले ब्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं, किस चीज़ से रिगार्डिंग जो आप जानना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ, तो आप मुझे DM करके वो भी बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे आइडियाज़ दो बहुत सारे कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।